आइए आज आप लोग को हमारे चैनल पे कोई मित्र ने हमारे पास कमेंट किए थे कि सर आप बताएं थोड़ा अखंड भारत में कौन कौन से देश थे और बीएससी ग्रुप से कुछ तैयारियां, और उन्होंने ये भी पूछा था कि सर आप बताएंगे कि कौन सा देश कब आज़ाद हुआ था। तो मैं आज उन्हीं के कमेंट पर इस वीडियो को बनाने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज देखते हैं कि हमारे भारत में एक आम सी बात हो गई है, क्योंकि लोग हर तरह अपने गिरवान में न झांक करके दूसरे की गिरवान में झांकना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक इसी तरह से जैसे कि अगर अपने पास गरीबी होती है तो लोगों को पता चलता है क्या होती है, वही गरीबी अगर दूसरे के पास होती है तो लोग उसकी गरीबी को मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन साथियों, अगर कोई गरीबी को चीर करके आगे निकल जाता है तो जान लीजिए वो भी एक बहुत बड़ा पूर्व योद्धा है। तो योद्धाओं की बात अगर करें तो हमारा भारत का एक इतिहास है जो हम अपने भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालता हूं, और हमारे चैनल को आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। और साथियों, इस चैनल पे लगभग ऐसे बहुत से ज्ञानवर्धक ज्ञान मिल जाएगा आपको जो आपके जीवन को एक सार्थक दिशा देगी। साथियों, हमारे भारत का नाम है भारत, और इस भारत का अगर प्राचीन नाम तो देखें तो इसका 7 नाम है। तो 7 नाम से, लेकिन एक हम यहाँ पर हेडिंग आप लोग देख रहे होंगे विशाल भारत। मतलब विशाल शब्द बोलते ही जान लीजिए बहुत मतलब ये हो जाता है कि बहुत बड़ा, जिसका कोई अनुमानित ना किया जा सके उसी को हम क्या कहते हैं, विशाल। मतलब विशाल में होता बहुत ही बड़ा। तो रियल में हमारा भारत जो था बहुत ही बड़ा था, जिसको लोगों ने राजनीतिक सत्ता के मुताबिक सत्ता को पाने के लिए इसमें कूटनीति का समावेश कर दिए और समावेशित करके देश के तमाम हिस्सों को तोड़ डाला। हमारे देश में सुड़ काल के जब इतिहास को हम देखते हैं तो उस काल में घनानंद से वंश की उत्पत्ति होती है और घनानंद का पतन होता है, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति होती है राजवंश का। और चंद्रगुप्त ने अपने तलवार के बल पर पूरे भारत को अखंड, मतलब भारत को एकजुट कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया था। और उसी बीच में सिकंदर का भी आगमन होता है, और हमारे देश में बड़े गर्व से पढ़ाया जाता है कि जो जीता वह सिकंदर, जो जीता वह चंद्रगुप्त भी था। लेकिन हमारे भारत के लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि विदेशों का गुणगान करना, क्योंकि अपने देश के लोगों का गुणगान करना उनको हजम ही नहीं होता है। इसका कारण ये भी है कि हमारे देश में जो चंद पैसे के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, तो बताइए अपने तलवे चाटने के लिए भारत को भी टुकड़े करने में कोई इनको कसर नहीं छोड़े लोगों ने। तो साथियों, चंद्रगुप्त ने अपने तलवार के बल पर इतने विषम परिस्थितियों को झेलते हुए भारत को एक महाजनपद में लाने का काम किया, और जिन्होंने अपने मेहनत और बाजुओं के बल पर भारत को बहुत विशाल, और भारत की कोई सीमा नहीं थी, कहाँ क्षेत्र कहाँ तक था। तो हम आपको बात करते हैं कि ये 1875 के दौरान जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो भारत एक छोटा सा हिस्सा नहीं था। यानी 28 राज्य जो आज आप लोग हम देखते हैं कि 28 राज्य होता है, 28 राज्य भी नहीं था, और बहुत बड़े बड़े देश थे, और जिसमें हर देशों में कम से कम 25 व 30 व 7 व 8 व 10 जैसे प्रदेश बन सकते थे, और बने भी थे। जैसे कि आपका अभी आप नेपाल दे लीजिए, जो आपका नेपाल देश है ये भी किसी समय भारत हुआ करता था, और जिसमें जैसे आज हमारे देश में 28 राज्य का वर्णन मिलता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर 7 प्रदेश बनाया गया है। नेपाल में 7 प्रदेश बना गया है, और 7 प्रदेशों को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया। इसी तरह से भूटान भी है, इसी तरह से तिब्बत भी है। तो ऐसे बहुत से
जब हम अपने इतिहास पर प्रकाश डालते हैं तो मिलता भी है। अब हम बात करते हैं, देखिए कि जब हमारा भारत चंद्रगुप्त मौर्य ने 345 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था और उसके बाद 298 से लेकर के उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को संभाला, जिसमें 47 साल तक उसने भारत को एकजुट करने में लग गया और बहुत ही मजबूती से पूरे भारत को एकजुट करने के लिए काम किया। उसके बाद भारत में तमाम तरह से, देखिए पाकिस्तान पहले नंबर हमारे भारत का टुकड़ा जब हुआ तो 1947 में हुआ और 1947 में जो हमारे भारत का देश का हिस्सा था जिसको लाहौर नाम से जानते हैं, आज उसका नाम था पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो अब पहले पाकिस्तान था, अब इसको पाकिस्तान कर दिया गया। हजरत चौधरी नाम के कोई यूनिवर्सिटी का एक लिटरेचर था, उसने कहा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान नहीं था, पाकिस्तान था। पाकस में तो पाक मीन्स होता है पाक दाफ, सुंदर यानी पवित्र, स्थान मीन्स होता है अच्छा। क्यों कहा गया? इसके पीछे लॉजिक ये था कि पाकिस्तान ही बौद्धिस्ट राष्ट्र था, क्योंकि आज भी हम देखते हैं वहां पर इतने ज्यादा बौद्ध स्तूप पाए जाते हैं। और उतना ही नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, अफगानिस्तान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, भूटान, मलेशिया, तिब्बत, नेपाल, मालदीव, ये सारे जो थे भारत के एक भारत ही था। इतने देशों को मिला करके भारत का संगठित देश माना गया था और वो चंद्रगुप्त के मौर्य के सम्राट में था। बताओ, एक देश मतलब इतनी विशाल देश को कितने हिस्सों में बांट गया? 1 2 3 4 5 6 7 व 8 9 10 11 12 13, यानी 13 खंड कर दिया गया भारत को। और भारत को 13 खंड को करके आज हम कहते हैं हमारा भारत महान है। ठीक, तो जिस तरह से लोगों ने अपने मानसिकता के वजह से भारत को खंडित किया और भारत को खंड खंड करके तोड़ दिया और तोड़ करके और आज कहते हैं हम महान हैं। अगर एकजुट हो करके लड़ना महानता कहलाता है, लोग कहते हैं एकजुट रहोगे तो सारी चीज आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन यहां पर तो खंडित करके लोग महान बन गए कैसे? अब हम बात करते हैं कि 14 अगस्त 1947 के दिन हम पाकिस्तान को आजाद किए। हमारे भारत के राजनीतिक माहौल में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तत्वावधान में 14 अगस्त 1947 की कमेटी बैठाई जाती है और 12 बजे रात को पाकिस्तान को अलग किया जाता है। बांग्लादेश को, जिसका पहले का नाम था पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से हम पहले जानते थे, और दक्षिणी भारत यानी दक्षिणी का जिसका नाम था सिलोन। जब बौद्ध के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो श्रीलंका का नाम था सिलोन, और सिलोन को आज श्रीलंका कर दिया गया। तो श्रीलंका आज हो गया, पहले था, और पहले था वर्मा, जिसका आज प्रेजेंटेशन नाम है म्यांमार। उस पहले नाम था म्यांमार, अब बर्मा देश का नाम से भी जाना गया। उसके बाद थाईलैंड, अफगानिस्तान, ये सारे देश बौद्ध के ही हिस्से थे, यानी भारत का ही हिस्सा था। और आज भी अगर अलग अलग प्रांतों में हम देखते हैं जाते हैं तो सारे बहुत से जगहों पे बौद्ध स्तूप बहुत ही विशाल एरियाओं में और बड़े पैमाने पर पाए जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे देश की अखंड भारत का कुल कितने देश थे, मैंने यही आपको बताना चाहा था कि अखंड भारत में कुल कितने देश थे। तो आइए हम बता देते हैं कि अखंड भारत में कितने देश मिला करके हमारे भारत को अखंड बनाया गया था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका था, बर्मा था, थाईलैंड था, अफगानिस्तान था, कंबोडिया था, इंडोनेशिया था, भूटान था, मलेशिया, तिब्बत और नेपाल और मालदीव। इस तरह से देशों को मिला करके हमारे भारत को एकदम अखंड भारत बनाया गया था और बहुत मजबूत भारत बनाया गया था। और उस समय हमारे भारत के, आज हमारा भारत विश्व में किसी भी गुणवान यूनिवर्सिटी विकसित नहीं कर सका। आज के प्रेजेंटेशन को देखते हुए कि आज के समय में हमारे भारत में कोई शुद्ध और अच्छा ऐसा यूनिवर्सिटी नहीं है कि जो विदेश से लोग पढ़ने यहाँ पर आया करते हों। लेकिन पहले आज से यानी हम बात करें तो 345 ईसा पूर्व हमारे भारत में अशोक सम्राट और नालंदा तक्षशिला जैसे विद्यालय बनाए गए थे, जो पूरे दुनिया से लोग हमारे भारत में पढ़ने आते थे।
तो आज उस दौर को फिर से आपको लाना पड़ेगा। उसके लिए हर घर में शिक्षा और संस्कार होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ और मैं करता हूँ, हमारे देश में एक रामायण में एक पात्र दिखाया जाता है, श्रवण कुमार का मृत्यु है, जहाँ से रामायण की उत्पत्ति हो जाती है। मैं वहाँ थोड़ा सा जीवन परिचय प्रकाश डालूंगा। साथियों, संस्कार को ख़त्म कर देना, जिस किसी के इंसान को अगर गरीबी में लाना है या उसके परिवार को ख़त्म करना है या उसके इतिहास को ख़त्म करना है, तो सबसे पहले आप उसके संस्कृति को और उसके संस्कार को ख़त्म कर दीजिए। ये सबसे पहले मेन पॉइंट है। रामायण में एक चिन्हित मैं देखता हूँ कि श्रवण कुमार नाम का एक पात्र होता है और वो अपने अंधे माँ बाप को कांवड़ में बैठा करके लेकर जाता है और वो कहता है, साथियों, हमारे बौद्ध धर्म में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बौद्ध इतिहास में बताया जाता है कि सर्वे सर्वा माँ बाप को ही माना जाता था और वो माँ बाप को ही, तो श्रवण मीन्स होता है उपासक। जो बौद्ध काल के इतिहास से मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, प्रकाश डाल रहा हूँ आप लोग को, कि श्रवण मीन्स होता है जो वचन को सुन करके श्रवण माने अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसी को श्रवण कहा जाता था। और वहाँ पर श्रवण कुमार नाम का वर्णन भी आता है। तो श्रवण कुमार जो श्रवण होता था, बौद्ध के इतिहास को और बौद्ध के संस्कारों को मानता था, जानता था, उपासक होता था, उसी को श्रवण कहा जाता था, श्रवण। और श्रवण माँ बाप का पुजारी होता है और माँ बाप का पुजारी होता है, लेकिन माँ बाप की पुजारी होने के साथ साथ उनके साथ छल किया गया और उनको तीर से मार दिया गया, उनका वध कर दिया गया। क्यों वध कर दिया गया? क्योंकि माँ बाप का पूजा करेगा तो पूरे भारत के लोग माँ बाप की पूजा करेंगे। और आज जो हमारे भारत में इतनी ज़्यादा संख्या में दान दक्षिणा लोग दे रहे हैं, वो खत्म हो जाएगा। और उस पात्र को हमारे बीच में भी परोसा भी जाता है। और आज हम लोग देखिए, एक चीज़ और मैं बुराई देखता हूँ, हमारे भारत में लोग क्या करते हैं कि जब आपका लड़का नहीं माँ बाप का सेवा करता है तो कहते धो ससुरा कलयुग लग गया है। 10 ससुरा कलयुग ना लगा है, 10 ससुरा तुम्हारा संस्कार गलत है, क्योंकि वहाँ से संस्कार ही आप गलत कर दिए। क्योंकि जो अपने बाप और परदादाओं से सीखते आया लड़का है, वही तो दिखा रहा है आपको। तो गलत कहाँ किया? वो नहीं गलत किया, तो आप वहीं पर दिखाया गया है कि आप माँ बाप का सेवा ना करो और स्नान करने जाओ कुंभ में तो आपका तरनतार हो जाएगा। तो जब आपको हमको मंदिर मस्जिद जाने से अगर हमारी तरनतार होती है तो माँ बाप का सेवा करना कोई लाजिम ही नहीं है, बनता ही नहीं है, क्यों बने? तो इसी तरह से और देखिए वहाँ पर तर्क क्या दिया गया कि अनजाने में तीर लगा था। साथियों, अगर शब्दवेदी वार दशरथ जी ने चलाया था तो जो शब्द को सुन करके वो भेदता था, शब्द को जब लगा तो कहाँ लगना चाहिए था? जहाँ से भुड़भुड़ाती थी, जो उन्होंने पानी को लेने गए थे, बाटल पात्र जो था उसी में से आवाज़ निकला था, भुड़भुड़ भुड़भुड़। तो तीर को जा करके लगना चाहिए था किसको? हंडी पर, न कि इनकी छाती पर लगना चाहिए। देखो, संस्कार को खत्म करने के, अगर आज हम उनके संस्कारों को सीखते, अगर उनकी चीज़ों को समझते, तो आज हर माँ बाप और हर हमारे देश में वृद्धाश्रम नहीं होता। आप लोग कहते हैं ना कि बड़ा परेशानी हो गया है, बेचारे जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं उतने लोग माँ बाप को बाहर कर दे। कारण है, आप जानो उसको पहले। पढ़ाई का उसमें कोई दोष नहीं है, संस्कार का दोष है, क्योंकि आपने इतिहास को ही अपने गलत बच्चों को दे रहे हो। जो देखा वो कर रहा बच्चा, गलत का है। तो इस तरह से हमारे देश के संस्कार को बदल दिया गया। नहीं तो पहले के श्रवण होते थे तो अपने माँ बाप के लिए कंधे पर टोकरी ढो सकते थे। आज के अब क्या बोले, कमर लेकर ढोने का ससुर काम कर रहे हैं, उनको बुद्धि नहीं है। तब हम क्या करें? अपने माँ बाप को लेकर के नहीं, बल्कि कमर धोते हैं किसका? पानी ले जाकर के वहाँ चढ़ाने का काम करते हैं। सत्य मैं पखंडवाद पे विरोध करता हूँ, चाहे आप हमसे नाराज ही हो जाए तुरंत, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मैं एक टीचर, मैं पढ़ा लिखा हूँ। हमारे आपके रिसियाने से मेरा कुछ बिगड़ नहीं सकता है, क्योंकि मैं सत्य कहूँगा। अगर सहने की हिम्मत नहीं है तो हट जाओ। क्योंकि देखो, समाज को संस्कार और सम्मान संपत्ति चाहिए, और वो आपके पखंडवाद से नहीं आएगा। इसको चाहे एक्सेप्ट करो चाहे तुरंत नकार दो, मुझे कोई मतलब नहीं रखता है। तो यहाँ से संस्कार को खत्म कर दिया गया, जिसकी वजह से आज हमारे देश में अरफा-तरफी मचा हुआ है। तो उसका रिस्पॉन्स लोते कहते कलयुग नहीं, कलयुग नहीं, एक कलम का युग है दोस्तों। अगर संस्कार आपका बच्चा सही पाता है तो आपका बेटा बादशाह बनकर से जिएगा। लेकिन अगर आप
उसको घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, धर्म का अफीम पिलाना शुरू कर देंगे, तो आपका बच्चा बादशाह नहीं गुलाम बन के ज़िंदगी जिएगा। अब तय आप करते हैं कहाँ आपका बच्चा जाता है, बादशाह बनने के लिए या गुलाम बनने के लिए। बाकी साथियों, मैंने आपको ये ज्ञान दिया कि ABSC के एग्जाम में पूछा भी था कि मतलब कितने देश में भारत अखंड में था। आप लोग जान भी सकते हैं, BSc के ग्रुप की तैयारियों के लिए मैं इस चीज़ को बताया था। और देखिए ऐसा प्रकार रहा है, अभी फिर से मैं प्रकाश डाल दे रहा हूँ। ये इतिहास है 1875 के दौरान में ये भारत का इतना सब एरिया एक ही था, विशाल भारत था, और विशाल भारत में ये देश आते थे, ठीक है ना। तो सभी लोग कौन कौन सा देश में अगले वीडियो में आप लोग हमसे पा सकते हैं कि कौन देश कब आज़ाद हुआ था, कितने सन में, ठीक है ना। उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाकर कल परसों में दे सकता हूँ, और आप लोग क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। मिलेंगे कल, चलिए ठीक, बाय बाय।